अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मुझे उम्मीद है इन सारे स्टूडेंट्स अच्छे होंगे और सारे स्टूडेंट्स के रोज़े जो है वो बिल्कुल ठीक ठीक जा रहे होंगे। आज तीसरा रोज़ा ख़त्म होने वाला है और मैं जो है वो क्लास आपकी लेने लगा हूँ। लेक्चर नंबर 9 है, 9th क्लास मैथमेटिक्स, यूनिट नंबर 4। हम जो है वो नया यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं और न्यू यूनिट जो है मैं स्टार्ट कर रहा हूँ उसका नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड अलजेब्रिक फार्मूलाज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, हमने जो है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में देखना है कि व्हाट इज़ अ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। स्टूडेंट्स, आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। मैं आपके सामने ना 2-3 क्वेश्चन रख रहा हूँ। वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं। फर्स्ट वन क्वेश्चन मेरा है, हाउ टू एक्सप्रेशन इज फॉर्म्ड। सेकंड वन मैं आपके सामने एक बात रख रहा हूँ, हाउ टू एक्सप्रेशन सॉल्व। ठीक है। थर्ड वन मेरा क्या है, थर्ड वन आपसे मेरा क्वेश्चन है, हाउ टू एक्सप्रेशन इज यूज्ड इन आवर डेली लाइफ। स्टूडेंट्स, 3 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं। फर्स्ट वन, हाउ टू एक्सप्रेशन इज़ फॉर्म्ड, कि एक्सप्रेशन को कैसे बनाया जाता है। सेकंड वन मैंने पूछा है, हाउ टू एक्सप्रेशन यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सॉल्व्ड, कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है। हाउ टू एक्सप्रेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यूज्ड इन आवर डेली लाइफ, मतलब हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसका इस्तेमाल क्या है। ठीक है। सबसे पहले जो अलजबरा का नेम है, अलजबरा का जो टॉपिक है, अलजबरा का टॉपिक द मैथमेटिशियन, मुस्लिम मैथमेटिशियन है इब्ने मूसा अल ख़वारज़मी इज़ द फर्स्ट मैथमेटिशियन हाउस इन्वेंट द अलजब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, यानी अलजबरा का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो इब्ने मूसा अल ख़वारज़मी, ठीक है, ये साइंसदान थे, मुस्लिम साइंसदान थे जिन्होंने इसका बेसिक कॉन्सेप्ट दिया था। सबसे पहले आपको मैं कहता हूँ कि व्हाट इज़ अ वेरिएबल, व्हाट इज़ अ वेरिएबल और लिटरल। ठीक है, मैंने लिखा पहली बात, व्हाट इज़ अ वेरिएबल, लिटरल, व्हाट इज़ अ कांस्टेंट, what is constant. Third one, what is coefficient. What is a coefficient, what is constant, what is a factor, what is term, what is a term, what is a expression, ठीक है। ये कुछ सवालात हैं स्टूडेंट्स मैंने आपके सामने रखे हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ अ वेरिएबल, व्हाट इज़ अ वेरिएबल, वेरिएबल क्या है। अब वेरिएबल आपके पास स्टूडेंट्स ऐसी वैल्यू, ऐसी क्वांटिटी जो कि वक़्त के लिहाज से तब्दील होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक्स, वाई, ए, बी, सी, मतलब जितने भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं हमारे पास, इन सभी को हम वेरिएबल और लिटरल बोलेंगे। ठीक है, यानी जो वेरी होते हैं उनकी एक ख़ास वैल्यू नहीं होती, मतलब वक़्त के लिहाज से, टाइम के रिस्पेक्ट से वो चेंज होते रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने एक सर्कल लिया, सर्कल का रेडियस होता है, मैं कहता हूँ रेडियस इसका 1 है,
तो जब रेडियस 1 है छोटा सर्कल बनेगा। r अगर 2 रखूँगा तो रेडियस का साइज़ डबल हो जाएगा। r 3 रखूँगा तो रेडियस का साइज़ मतलब 3 गुना हो जाएगा। उसी तरीके से सर्कल भी बड़ा होता जाएगा। जितना रेडियस कम करता जाऊंगा सर्कल छोटा होता जाएगा, जितना रेडियस बढ़ाता जाऊंगा तो सर्कल बड़ा होता जाएगा। तो r विल बी ट्रीटेड एज अ वेरिएबल। वेरिएबल r ट्रीट हो रहा है जिसकी वजह से ये सर्कल डिफरेंट मतलब साइज़ में वो चेंज हो रहा है, स्प्लिट हो रहा है। ठीक है, तो वेरिएबल आपके पास एक ऐसी वैल्यू है जो टाइम के साथ साथ बदलती रहती है। यानी अगर 1 रखेंगे तो सर्कल कुछ छोटा बनेगा, 2 रखेंगे तो सर्कल उससे बड़ा बनेगा, 3 रखेंगे तो सर्कल और इससे बड़ा होगा। ठीक है, तो सेकंड वन है व्हाट इज़ अ कांस्टेंट। तो आपको कांस्टेंट टर्म के बारे में पता होना चाहिए। कांस्टेंट न्यूमेरिकल नंबर्स, न्यूमेरिकल नंबर कौन से हैं, 1 2 3 10 ETC, इस तरह के जितने भी नंबर्स हैं वो क्या हैं, वो कांस्टेंट है। यानी ये फिक्स हैं, इनकी वैल्यू फिक्स है, ये चेंज नहीं होती। तो जो वैल्यू चेंज नहीं होती उनको हम कांस्टेंट कहते हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट आपके पास आ जाता है व्हाट इज़ अ कोफिशिएंट। अब स्टूडेंट्स आपने वेरिएबल के साथ फॉर एग्जांपल x है, इसके साथ 2x लगा हुआ है तो 2 इज़ अ कोफिशिएंट, 2 इज़ अ कोफिशिएंट। अब मेरे पास y है, y एक वेरिएबल अभी आपने ऊपर पढ़ा है, तो अगर इसके साथ 5 लगा दूंगा तो ये क्या है, ये कोफिशिएंट है। यानी किसी वेरिएबल के साथ जो नंबर न्यूमेरिक नंबर जुड़ा होता है वो आपके पास कोफिशिएंट कहलाता है। स्टूडेंट समझ आ गई कोफिशिएंट क्या होता है। आगे है व्हाट इज़ अ फैक्टर। ठीक है, फैक्टर क्या होता है, व्हाट इज़ अ फैक्टर। अब फैक्टर क्या होता है, अब आपको पता है कि 2xy मैंने कोई नंबर हैं उनको मिला के एक फैक्टर बना लिया। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ये मैंने क्या बना लिया है, फैक्टर बना लिया है। ठीक है, अब कैसे फैक्टर है मैं अगर देखूं तो ये आपके पास 2xy, तो ये चीज़ इसकी फैक्टर है। मतलब एक आपके पास टर्म थी, सॉरी टर्म उसके बाद में आ रही है, फैक्टर उससे पहले मैंने डिफ़ाइन कर दिया। सबसे पहले आपको टर्म पता होनी चाहिए। हमारे पास एक नंबर लिखा है मैंने 2xy, ये आपके पास एक टर्म है। ठीक है, अगर मैं लिखता हूँ 2x² yz, ये भी एक टर्म है। ठीक है, अब टर्म से फैक्टर कैसे निकालते हैं, 2 एक, x दूसरा फैक्टर, y तीसरा फैक्टर। अगर यहाँ से देखूँ तो 2 फर्स्ट फैक्टर, x सेकंड फैक्टर, फर्दर x, फर्दर y, फर्दर z। तो ये इसके सारे के आगे फैक्टर, x 2 टाइम था तो मैंने 2 टाइम इसको मेंशन कर दिया। तो फैक्टर और टर्म के बारे में पता चल गया। टर्म एक पूरी रकम, यानी ये जो आपस में मल्टीप्लाई हो रही थी पूरी रकम टर्म कहलाएगी। और अगर हम इसके फैक्टर बनाएंगे तो इस तरीके से अलग-अलग सेपरेटली डिफाइन होंगे, उनको हम फैक्टर कहेंगे। तो स्टूडेंट्स आपने ये चीज़ देखा कि टर्म और फैक्टर में क्या फ़र्क है, वो मैंने आपको क्लियरली यहाँ पे डिफ़ाइन कर दिया है। नीचे आ जाता है व्हाट इज़ अ एक्सप्रेशन। अब बेसिकली जो मैंने वेरिएबल का बताया, फिर मैंने कांस्टेंट का बताया, कोफिशिएंट का बताया, फैक्टर का बताया, टर्म्स का बताया, इन्हीं 4-5 चीज़ों का मिलाप जो है वो एक एक्सप्रेशन बनाती है। जैसे कि मैंने लिखा है 2x 3y 5, अब मैंने इसमें प्लस रख दिया, इसमें माइनस रख दिया, ये क्या बन गया, एक एक्सप्रेशन। क्या बन गया, एक्सप्रेशन। और इसको बोलेंगे अलजबराइक एक्सप्रेशन बन गया ये आपके पास। यानी अलजबरिक एक्सप्रेशन कैसे बना, हमने टर्म्स की कलेक्शन कर ली, टर्म्स की कलेक्शन की और उनको मैथमेटिकली सिंबल्स के साथ, मैथमेटिकली ऑपरेशंस के साथ, मैथमेटिकली साइंस के साथ जोड़ दिया, तो वो एक अलजबरिक एक्सप्रेशन बन गया। मैं एक मिसाल और देता हूँ। एक मिसाल आपकी कैसे कि 3xy z 6x। अब देखो इसमें मैंने माइनस रख दिया, इसमें मैंने प्लस रख दिया और प्लस 2/x कर दिया। तो ये भी एक क्या बन गया, अलजबरिक एक्सप्रेशन। यानी द कलेक्शन ऑफ इट्स टर्म्स विद रिस्पेक्ट टू द मैथमेटिकली ऑपरेशंस इज़ नोन एज द अलजबरिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो मैंने आपको वेरिएबल,
फिर कोफिशिएंट, फैक्टर, टर्म्स, कांस्टेंट, इन सभी के कम्बिनेशन से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाना सिखाया है। ठीक है, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। अब इसकी बेसिक डेफिनेशन की तरफ आते हैं। जो बुक में डेफिनेशन लिखी हुई है वो क्या है? द डेफिनेशन ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज अलजेब्रा इज अ ज्योमेट्री जनरलाइजेशन ऑफ अर्थमेटिक्स, यानी ये अर्थमेटिक की जनरलाइजेशन है। रिकॉल दैट व्हेन ऑपरेशन ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आर अप्लाइड टू अलजेब्रिक टर्म वी ऑब्टेन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ये उसकी मिसाल दी हुई है स्टूडेंट्स। मैंने बोला था कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, आपको पता है अलजेब्रिक ऑपरेशन कितने होते हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। इनके साथ टर्म्स को इकट्ठा कर लिया जाए तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाता है। तो ये आपके पास एक डेफिनेशन आ गई जो कि बुक वाली थी, वो लिख दी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। ठीक हो गया। अब स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता कैसे है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपने बना लिया। अब मैंने एक क्वेश्चन आपसे ये भी किया था, हाउ टू एक्सप्रेशन इज़ यूज्ड इन आवर डेली लाइफ। हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ये एक्सप्रेशन कहाँ इस्तेमाल होते हैं, आपने इस चीज़ का भी अंदाज़ा आपको पता होना चाहिए। क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स का सवाल पूछ लेते हैं, क्वेश्चन करते हैं कि सर मैथ का इस्तेमाल हमारी ज़िंदगी में कहाँ है। तो स्टूडेंट हर टॉपिक की एक बेसिक हिस्ट्री है और उसका बैकग्राउंड है। ठीक है, ये जो आप चैप्टर्स पढ़ते हो या चीज़ें पढ़ते हो ये ऐसे नहीं है, इसकी प्रॉपर हिस्ट्री और बैकग्राउंड है। तो मैं आपको आज इसकी एक मिसाल बताने लगा हूँ कि ये इसका इस्तेमाल हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कहाँ है। तो ये मैंने छोटे से बॉक्स को चूज़ किया है। इसमें एक फैमिली लेता हूँ, फैमिली है। फैमिली में जो है 2 बॉयज़ हैं और 2 गर्ल्स हैं, यानी एक फैमिली है जिसमें नंबर ऑफ़ बॉयज़ भी 2 हैं और नंबर ऑफ़ गर्ल्स भी 2 हैं, यानी एक फैमिली है, उसके 4 बच्चे हैं। अब आपको पता है विरासत, ये कुरान मजीद में भी इसका ज़िक्र है कि विरासत में जब आगे बच्चों को मुंतकिल होती है तो उसमें बेटे का हिस्सा 2 गुना होता है और बेटी का हिस्सा 1 गुना होता है। तो मैं कंसीडर कर लेता हूँ विरासत का 2 गुना, बेटे को 2x मिल रहा है और बेटी को 1 गुना मिलेगा, तो यानी कि x मिलेगा। तो ये पता चल गया कि 2 गुना बेटे को मिल रहा है। लेट शेयर, ईच शेयर कर लेता हूँ, लेट ईच शेयर x है। अगर ईच शेयर x है तो इसका मतलब है 2x बॉयज़ को मिलेगा और 1x गर्ल्स को मिलेगा। ठीक है, तो अगर वो फैमिली का जो उनका सरबराह है वो 1800 यानी 1800 रुपया विरासत छोड़ के जा रहा है, तो फिर इन सभी की विरासत अलग-अलग कैसे तकसीम होगी? तो क्या करेंगे, विरासत तो 1800 है तो सभी बच्चों में तकसीम होनी है, तो इसका मतलब है सभी को जमा करूँगा। 2x पहले बेटे की, 2x दूसरे बेटे की, x एक बेटी की और x एक बेटी की बराबर किसकी होगी? 1800। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा? 6x इज़ इक्वल टू 1800। तो जब इसको 6 को इधर डिवाइड करूँगा तो x का आंसर क्या आ जाएगा? x का आंसर आ जाएगा 6 तिया 1800। 300 आपके पास जो है वो x की कीमत आ जाएगी। ठीक है, तो x की कीमत आ जाएगी। अब इसका मतलब है बेटे को 2 गुना, तो मतलब 600 रुपया बेटे को मिलेगा और लड़की को 300 विरासत से मिलेगा। और मैंने देखा इसको सॉल्व कैसे किया है, इसको मैंने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की मदद से सॉल्व किया है। तो ये मैंने आपकी रोज़मर्रा की एक प्रैक्टिकल लाइफ बता दी है कि मैथमेटिक्स का इस्तेमाल कहाँ है। You know students about mathematics, the branch of algebraic expression is used in our practical daily life। ठीक है, ये इस्तेमाल होती है और मैंने आपको इसकी एक मिसाल भी बता दी है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। आगे आपकी आ जाती है पॉलिनोमियल। व्हाट इज़ अ पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल आपके पास स्टूडेंट्स ऐसी होती है जिसमें कभी भी वेरिएबल बटे के नीचे नहीं होगा। पहली निशानी इसकी क्या? कभी भी वेरिएबल बटे के नीचे नहीं होगा। दूसरी निशानी आपकी है कि कभी भी इसका जो एक्सपोनेंट है यानी कि पावर है वो नेगेटिव
नहीं होगी। ठीक है, यानी पावर नेगेटिव नहीं होगी, वेरिएबल बटे के नीचे नहीं होगा। ठीक है, ऐसी जो आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आएगा उसको बोलेंगे ये एक पॉलिनोमियल है। तो डेफिनेशन इसकी लिखी हुई है, पॉलिनोमियल इन विच द वेरिएबल x इज़ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म p ऑफ एक्स एन a n x n a n minus 1 x n minus 1 plus a n minus 2 x n minus 2 up to so on a 1 x plus a naught वेयर ए एन नॉट इक्वल टू 0। ये nth ऑर्डर की पॉलिनोमियल है। इसमें देखो वेरिएबल बटे के नीचे नहीं होगा, और दूसरी बात कि वेरिएबल की जो पावर है वो कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं होगी या नेगेटिव इंटीजर नहीं होगी। ठीक है, तो ये आपने बात याद रखनी है पॉलिनोमियल की। अब देखो मैंने एक ऊपर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा था जिसमें लिखा था 3xy माइनस 2 प्लस 6x प्लस 2 ओवर अंडर रूट x। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है लेकिन पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि वेरिएबल बटे के नीचे आ गया। अब देखो ये आपके पास एक पॉलिनोमियल है 2x प्लस 3y माइनस 5, दिस इज़ अ पॉलिनोमियल क्योंकि इसमें वेरिएबल एक तो फ्रैक्शन में नहीं है, दूसरा इसका एक्सपोनेंट नेगेटिव नहीं है। ठीक है, अगर आपके पास ऐसे आ जाता, फॉर एग्जांपल ये मैं मिसाल दे रहा हूँ कि अगर आपके पास ऐसा आता है x की पावर माइनस 2 प्लस 2, दिस इज़ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नॉट पॉलिनोमियल बिकॉज इसका एक्सपोनेंट नेगेटिव आ गया है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो ए एन नॉट इक्वल टू 0, अगर ए एन 0 हो जाएगा तो ये nth डिग्री की पॉलिनोमियल नहीं होगी। अब आपने स्टूडेंट्स ये भी याद रखना है n कोई भी हाईएस्ट पावर x की होगी, नॉन नेगेटिव इंटीजर होगी। ये जो है वो इस डिग्री यानी कि नॉन नेगेटिव इंटीजर इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल एंड ईच कोफिशिएंट ए एन इज़ द रियल नंबर। ये जो कोफिशिएंट है साथ ए एन माइनस 1, ए एन माइनस 2, a1, a नॉट, ये सारे क्या हैं, रियल कोफिशिएंट्स हैं। यानी कोफिशिएंट की भी मैंने आपको ऊपर इन्फॉर्मेशन दे दी है, व्हाट इज़ अ कोफिशिएंट। तो वो कहता है कि नेक्स्ट में क्या बता रहा है, द कोफिशिएंट ए एन ऑफ द हाईएस्ट पावर एक्स इज़ कॉल्ड द लीडिंग कोफिशिएंट। अब देखो जो भी कोफिशिएंट होगा, यानी कि अगर आपके पास ये पॉलिनोमियल है x की पावर माइनस 2, ये तो पॉलिनोमियल नहीं है, तो पॉलिनोमियल मैं ऊपर ले लेता हूँ 2x प्लस 3, तो लीडिंग कोफिशिएंट इसका क्या हो सकता है। चले मैं इस इधर एक मिसाल दे देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 सॉरी, ये स्टूडेंट्स एक पॉलिनोमियल है। अब ये पॉलिनोमियल कैसे है, ये पॉलिनोमियल आपको पता है x वेरिएबल जो है वो फ्रैक्शन में नहीं है, पावर कभी भी नेगेटिव नहीं है, तो ये आपके पास एक पॉलिनोमियल है। अब पॉलिनोमियल का जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो क्या होगा, 1। देखो सबसे बड़ी पावर x वाली जो रकम है उसके साथ वाला कोफिशिएंट लीडिंग कोफिशिएंट कहलाएगा। x का कोफिशिएंट लीडिंग कोफिशिएंट नहीं होगा, जो सबसे बड़ी पावर वाला वेरिएबल होगा उसका जो कोफिशिएंट है उसको बोलते हैं इस पॉलिनोमियल का लीडिंग कोफिशिएंट है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब आपको इसमें जो है लाइक और अनलाइक टर्म के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, लाइक और अनलाइक टर्म्स कैसी होती हैं स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट पेज पे मैं लाइक और अनलाइक टर्म्स 4x 4y, ये आपके पास अनलाइक टर्म है। ठीक है, अब हमारे पास 2y प्लस 2y कोमा 4y, तो ये क्या है, लाइक टर्म। अब आपको पता चल गया अनलाइक टर्म्स कौन सी होगी, ऐसी टर्म्स जिनके वेरिएबल एक जैसे ना हो वो अनलाइक टर्म होगी और इनको ऐड नहीं किया जा सकता, यानी ये ऐड नहीं हो सकते। लाइक टर्म 2y 4y 6y, लाइक टर्म को ऐड किया जा सकता है, अनलाइक टर्म को ऐड नहीं किया जा सकता स्टूडेंट्स। अब आपके पास आ जाते हैं नेक्स्ट में, व्हाट इज़ अ रैशनल एक्सप्रेशन। रैशनल एक्सप्रेशन आपके पास क्या होता है, आपको पता है, आपने पीछे पढ़ा है कि अगर हमारे पास पॉलिनोमियल हो उनको ऐसे लिखा जाए
कि पी ऑफ एक्स ऊपर हो, क्यू ऑफ एक्स नीचे हो। पी ऑफ एक्स भी पॉलिनोमियल है, क्यू ऑफ एक्स भी पॉलिनोमियल है। जब दो पॉलिनोमियल को फ्रैक्शन में लिखा जाता है तो ये बनता है एक रैशनल एक्सप्रेशन। अब आपने रैशनल नंबर का जो कॉन्सेप्ट है वो भी पढ़ा हुआ था, एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू जी and x is equal to p over q where q not equal to 0 is called rational number। यानी 1/2, 1/3 अप टू सोन etc इस तरह के नंबर क्या कहलाते थे? रैशनल नंबर। ठीक है, ये रैशनल नंबर था। मैंने सिंपल डेफिनेशन से समझाने की कोशिश की है कि रैशनल नंबर कौन से होते हैं। ऐसे नंबर जिनको p ओवर q की फॉर्म में लिखा जाता है, सारे नंबर रैशनल नंबर कहलाते हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो अब देखो q बटे के नीचे कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो रैशनल नंबर से रैशनल एक्सप्रेशन कैसे बनता है? अब आपको पता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का या अलजेब्रिक पॉलिनोमियल्स का, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको पता है क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को अगर हम p ओवर q की, यानी p ऑफ x एक पॉलिनोमियल है, q ऑफ x पॉलिनोमियल है, इससे लिखा जाना रैशनल एक्सप्रेशन कहलाएगा। द क्वेश्चन p ऑफ x ओवर q ऑफ x ऑफ टू पॉलिनोमियल्स वेयर p of x and q of x are the two polynomials where q of x is non-zero। आपको मैंने बताया है कि q कभी भी ज़ीरो नहीं होगा, तो इसका मतलब है नीचे वाली पॉलिनोमियल कभी भी ज़ीरो नहीं होगी। तो इसको बोलेंगे दिस इज़ कॉल्ड द रैशनल एक्सप्रेशन। फॉर एग्जांपल 2x + 1 ऊपर एक पॉलिनोमियल है, 3x + 8 नीचे एक अलग से पॉलिनोमियल, और नीचे वाली पॉलिनोमियल कभी भी ज़ीरो नहीं होगी। अगर ज़ीरो होगी तो वो एक रैशनल एक्सप्रेशन नहीं होगा। स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको रैशनल एक्सप्रेशन के बारे में बता दिया। अब आपने इस चीज़ का भी ख़ास ख्याल रखना है कि दोनों पॉलिनोमियल, अब ऊपर भी एक पॉलिनोमियल है, नीचे भी एक पॉलिनोमियल है, दोनों का रैशनल एक्सप्रेशन ज़रूरी नहीं है कि पॉलिनोमियल हो। ठीक है, इस बात का ख़ास ख्याल रखना है। दोनों का जो रैशनल एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल ज़रूरी नहीं है कि हो। ठीक है, लेकिन वो p ऑफ x, q ऑफ x अलग अलग से पॉलिनोमियल हैं। ठीक है, तो आपने याद रखना है अगर p ऑफ x कोई पॉलिनोमियल है तो याद रखना है p ऑफ x भी एक रैशनल एक्सप्रेशन बनाती है। ये कैसे बनाती है? p ऑफ x के नीचे मैं 1 लिख दूं तो ये भी क्या बन गया? एक रैशनल एक्सप्रेशन बन गया। ठीक हो गया। तो स्टूडेंट्स याद रखना कि पॉलिनोमियल हैज़ एन रैशनल एक्सप्रेशन बट एवरी रैशनल एक्सप्रेशन मे और मे नॉट बी अ पॉलिनोमियल। ठीक है, ये एक फेमस सा नोट था जो कि आपने इसको रिमेंबराइज करके रखना है, क्योंकि अलजबरा के अंदर अलजबरा की बेसिक प्रॉपर्टीज़ को आप अगर सीख जाओगे तो आपको अलजबरा को हल करना मुश्किल नहीं है। ठीक है, अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अपनी जो है वो एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज को स्टार्ट करने के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो मतलब उसमें आपको बताऊंगा, और नेक्स्ट में मैं आपको फार्मूलाज़ के बारे में बताऊंगा कि कैसे फार्मूलाज़ बनाए जाते हैं इंशाल्लाह।